आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 1 दिसंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। यूक्रेन के डेनेप्रो में रूस का बड़ा मिसाइल हमला, भारी तबाही मचाई। साउथ अफ्रीका ने ट्रंप की धमकी को दिया मुंह तोड़ जवाब। ईरान ने अमेरिका को दिया पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा करार। जेल में बंद फलस्तीनी लीडर मारवान बरगूती की रिहाई के लिए दुनिया भर में नई मुहिम शुरू। इजिप्ट का एक और बड़ा मदद काफिला गजा रवाना, लाखों लोगों को मिलेगा राशन और जरूरी चीजें। ब्रिटेन का शर्मनाक इकरार, गजा जेनोसाइड के दौरान ब्रिटिश फौजियों की आईडीएफ के साथ चल रही थी ट्रेनिंग। और इंडोनेशिया का सुमात्रा हुआ तबाह, सैलाब और लैंडस्लाइड में अब तक 442 की मौत। ये थी कुछ हेडलाइंस और इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बुन इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। पहली खबर यह है कि यूक्रेन के शहर डेनेप्रो में रूस ने एक मिसाइल हमला किया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। 1 दिसंबर की सुबह रूस की तरफ से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल डेनेप्रो के इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर गिरी। धमाके में 4 लोग मरे, 40 से ज्यादा जख्मी हुए। कार, सर्विस स्टेशन और पास की कई दुकानें पूरी तरह से डैमेज हो गईं। ज्यादातर जख्मी लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई और बिजनेसेस और रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ा। साउथ अफ्रीका ने डोनाल्ड ट्रंप की G20 वाली धमकी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, यूं कहें कि लाल आंख दिखा दी है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा ने साफ कहा है कि उनका मुल्क G20 का पूरा और एक्टिव मेंबर बना रहेगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया कि अमेरिका साउथ अफ्रीका को अगले साल की G20 समिट से बाहर कर देगा। ट्रंप ने धमकी दी थी, उसी के बाद ये जवाब आया है। दरअसल पिछले महीने 22 और 23 नवंबर को जोहानिसबर्ग में हुई G20 समिट का अमेरिका ने बायकॉट किया था, क्योंकि ट्रंप लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका अपने मुल्क की सफेद नस्ल वाली आबादी पर यानी वाइट्स पर हॉरिफिक जुल्म होने दे रहे हैं। अब रामाफोसा ब्लैक हैं तो उन पर इल्जाम है कि वो गोरों पर वहां जुल्म होने दे रहे हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा कि उनकी हुकूमत साउथ अफ्रीका को 2026 की फ्लोरिडा में होने वाली G20 समिट में इनवाइट नहीं करेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने क्लोजिंग सेरेमनी में G20 प्रेसिडेंसी अमेरिकी एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं दी। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि साउथ अफ्रीका किसी भी जगह मेंबरशिप के काबिल नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की हर धमकी को धुएं में उड़ाते हुए रामाफोसा ने कहा कि साउथ अफ्रीका G20 में ही रहेगा, कुछ भी कर लो बच्चों, और किसी की धमकी से उसकी पॉलिसी नहीं बदलेगी। ईरान ने एक सख्त बयान दिया है, कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट अमेरिका बन चुका है। जी, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बाघई। उन्होंने, या ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने या ईरान की हुकूमत ने, ऐसी समझे, जब फॉरेन मिनिस्ट्री बोले तो दुनिया को हुकूमत पैगाम देती है, तो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि अमेरिका अपनी जबरी पॉलिसियों और दुनिया भर में दखल अंदाजी की वजह से इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अमेरिका अपनी वीकली प्रेस ब्रीफिंग में इस्माइल बाघई ने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन रीजन में सबसे बड़ा खतरा आज भी इसराइल है। तो अमेरिका के साथ साथ उन्होंने इसराइल को भी लपेटा। और इसराइल रीजन का खतरा क्यों है ये बताया, क्योंकि लेबनान, सीरिया और दूसरे मुल्कों में इसराइल के हमले लगातार जारी हैं। खासतौर से लेबनान और गजा में तो वो सीज फायर के होने के बावजूद बड़ी बेगैरती के साथ लगातार हमले कर रहा है। बढ़ते आगे, इसराइली जेल में बंद फलस्तीनी लीडर बरगूती की रिहाई की मांग को लेकर दुनिया भर में मुहिम शुरू हो गई है। दुनिया के कई मुल्कों जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, इटली और अरब ममालिक में एक साथ इवेंट्स रखकर फलस्तीनी लीडर मारवान बरगूती की रिहाई की इंटरनेशनल मुहिम फिर से शुरू की गई है। 66 साल के बरगूती फतह मूवमेंट के सीनियर लीडर हैं और 2002 से इसराइल की जेल में बंद हैं। उन्हें दूसरे इंतिफादा के दौर के केसों में 5 बार उम्र कैद दी गई थी। उनके भाई मुकबेल बरगूती ने अनादोलू एजेंसी को बताया कि ये कैंपेन सालों से चल रही कोशिशों का हिस्सा है और इस बार इसे कई शहरों में एक साथ शुरू किया गया है। बरगूती फतह मूवमेंट का हिस्सा तो रहे, लेकिन बाद में महमूद अब्बास से उनके बड़े इख्तिलाफ हो गए थे।
वो जेल में बंद हैं। महमूद नहीं चाहते होंगे कि वो बाहर आएं, लेकिन जो नई टेक्नोक्रेट हुकूमत बनेगी गजा में, उसके लिए एक बहुत बड़ा धड़ा ये चाहता है कि उसकी रहनुमाई मारवान बरगूती करे। और वो ऐसे लीडर हैं कि जो फतह के होने के बावजूद भी जिन्हें हमास प्रेस करता है, उनकी तारीफ करता है। तो मारवान का आप कद यहीं से जान लीजिए। इजिप्ट ने गजा के लिए जंबो मदद भेजी है। मिस्र ने आज गजा के लिए 84वां जद अल इज़्ज़ा काफिला भेजा, जिसमें करीब 3 लाख लोगों के लिए खाने का सामान रवाना किया गया। इजिप्ट टुडे की खबर के मुताबिक 1 दिसंबर को यह काफिला रवाना हुआ। इजिप्शियन रेड क्रिसेंट ने मंडे को गजा के लिए अपना 84वां जद अल इज़्ज़ा फ्रॉम इजिप्ट टू गजा काफिला रवाना किया। इनका पूरा स्लोगन है ज़द अल इज़्ज़ा फ्रॉम इजिप्ट टू गजा। तो 84वां काफिला है। इससे पहले 83 बार बड़े बड़े ट्रक्स जा चुके हैं। इसमें कई ट्रकों के जरिए हजारों टन अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन एड आज भेजी गई है। इस काफिले में जो आज सामान भेजा गया उसमें शामिल है 2,80,000 से ज़्यादा फूड बास्केट्स, यानी खाने की पेटियां, पैकेट्स जो बनाए गए होंगे बड़े बड़े, वो 800 टन आटा भी गया, 3,200 टन मेडिकल और राहत का सामान भेजा गया, 1,500 टन फ्यूल भेजा गया। सर्दियों में लोगों की मुश्किल कम करने के लिए इजिप्ट ने 1,800 से ज़्यादा कंबल भी भेजे हैं। 55,500 के करीब गर्म कपड़े भी भेजे गए हैं ताकि लोग सर्दियों में गुजारा कर सकें, लड़ सकें सर्दियों से। और 16,000 से ज़्यादा टेंट्स भी भेजे गए हैं ताकि बेघर फैमिलीज़ को टेम्पररी पनाह मिल सके गजा में। ज़द अल इज़्ज़ा काफिला पहली बार 27 जुलाई को चला था और तब से लेकर अब तक इजिप्ट हजारों टन फूड, मेडिसिन, फ्यूल और बच्चों का सामान गजा भेज चुका है। ये ऑन रिकॉर्ड है। इजिप्शियन रेड क्रिसेंट रफा बॉर्डर पर क्राइसिस शुरू होने से ही मौजूद है। इजिप्ट की तरफ से क्रॉसिंग कभी बंद नहीं हुई। जिन्हें अगर मुगालता नहीं पता है उन्हें बता दूं, मिस्र की तरफ से क्रॉसिंग, रफा क्रॉसिंग, सरहद नहीं, रफा क्रॉसिंग कभी बंद नहीं हुई। और उनकी टीम, इजिप्शियन रेड क्रिसेंट की टीम, इसके 35,000 वॉलंटियर्स अब तक 5 लाख टन से ज्यादा मदद गजा पहुंचवा चुके हैं। यह खबर कहती है, उसका दावा है। ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, इसे सुन लीजिए और आप इसे सुनकर यही कहेंगे कि अच्छा, ये सभ्य समाज है, ये लोग हैं वो जो मिसालें देते हैं अपनी। यूके गवर्नमेंट ने पहली बार मान लिया है कि उसके फौजी पिछले 2 साल की गजा के कत्ल गारत के दौरान इसराइल में ट्रेनिंग ले रहे थे। ब्रिटिश फौजी, यानी जब 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए तब ब्रिटिश फौजी कत्लेआम मचाने वाली फौज से, आईडीएफ से ट्रेनिंग ले रहे थे। रिटायर्ड ब्रिटिश जनरल चार्ली हर्बर्ट ने का कहना है कि यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि यूके की मिलिट्री के सिपाही ऐसे वक्त में इसराइल में ट्रेनिंग कर रहे थे जब इसराइल पर वॉर क्राइम्स के क्रेडिबल इल्जाम हैं। ये एक्सचेंजेस उसी वक्त खत्म हो जाने चाहिए थे। कोई भी अगर कोई एक्सचेंज प्रोग्राम था ब्रिटिश और आईडीएफ का, ब्रिटिश फौज का और आईडीएफ का, तो खत्म हो जाना चाहिए था। कम से कम जब जेनोसाइड के इल्जाम लग रहे हैं तो उन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। हर्बर्ट ने सीधा वार करते हुए कहा कि आईडीएफ के गजा में किए गए कामों के बाद यूनाइटेड किंगडम की फोर्सेस का उनसे जुड़ना हमारी फोर्सेस की बेइज्जती है और इसराइल में ट्रेनिंग लेना ब्रिटेन की इस कत्लेआम में कॉम्प्लिसिटी, शिरकत की शक में और इजाफा करता है कि मतलब वो भी शरीक थे ब्रिटेन के फौजी। इस शक को और गहरा देता है ये मामला। लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक साइलेंस टूट रहा है, खामोशी टूट रही है। सवाल वही है कि किसने इसराइली ऑपरेशन को बैक किया और किस कीमत पर किया। एक सवाल तो मेरा भी है, इन रिपोर्ट्स को पढ़कर ये पता नहीं चल रहा है कि क्या इस ट्रेनिंग के लिए ब्रिटिश फौजियों ने लाइव फायरिंग भी की गजा के लोगों पर? क्या गजा के लोगों को निशाना बनाकर पेश किया गया ब्रिटिश फौजियों के सामने कि चलो देखें तुम्हारा निशाना पक्का है या नहीं है, उसकी खोपड़ी पे मारना लगेगा नहीं? क्या ये भी हुआ है? क्या इस तरीके से भी ब्रिटेन की फौज ने ट्रेनिंग ली है? अगर हाँ, तो जेनोसाइड और वॉर क्राइम का केस उनके ऊपर भी चलना चाहिए। इंडोनेशिया में कुदरत का कहर बरप रहा है। इंडोनेशिया का सुमात्रा तबाह हो चुका है। कम से कम 442 लोग अब कंफर्म डेड हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड तीनों ने मिलकर पूरा इलाका चीर कर रख दिया। रेस्क्यू टीमें
कीचड़ में दबे मजदूरों, बच्चों, बुजुर्गों को निकालने में लगी हैं, लेकिन मलबा इतना भारी है कि हर घंटे नई लाशें मिल रही हैं। इंडोनेशिया की सरकार ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। सैकड़ों घर बह गए हैं, पूरे के पूरे गांव मिट्टी में समा गए हैं। लोग कह रहे हैं कि जमीन खिसक गई, आसमान टूट पड़ा, बस कोई रास्ता नहीं बचा। सुमात्रा आज भी पानी में डूबा है और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ खबरें बहुत ही संक्षिप्त में एनालिसिस के साथ, बड़ी शॉर्ट में। हांगकांग में जो है वो और लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि 151 लोग जो हांगकांग की बिल्डिंग्स में आग लगने की वजह से मारे गए थे, वो एक बहुत बड़ा हादसा बन गया हांगकांग के लिए। तो अब उसमें अब तक 13 लोग जो हैं अब तक पकड़े गए हैं। इनके ऊपर कत्ल गारत करने का इल्ज़ाम है, हादसे का नहीं, कि इन लोगों ने इन 100-150 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया। यह हादसे का शिकार नहीं हुए। 40 से ज़्यादा लोग अब भी मिसिंग बताए जा रहे हैं इस हादसे के, जबकि आग लगे हुए 5 दिन हो चुके हैं। भारत की कुछ हेडलाइंस लेते हैं। लिखा है, लोकसभा में वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा संभव। 150 साल हो गए वंदे मातरम गीत लिखे हुए। प्रधानमंत्री भी हिस्सा ले सकते हैं इस चर्चा में। केंद्र सरकार बोली कि SIR पर बहस के लिए हम तैयार हैं, लेकिन समय सीमा ना थोपें, टाइम लिमिट तय ना करें। 10 घंटे हमारे देश के गीत पर, नेशनल गीत पर चर्चा होगी, लेकिन क्या इससे क्या फर्क होगा, मुझे समझ नहीं आता। कि वो ठीक है, एक कंट्री के हिसाब से अस्मिता की बात है, लेकिन देश के लोग जो ये गीत गाते हैं उनमें बेरोजगार भी होंगे, वो भी होंगे जो महंगाई से त्रस्त है। क्या उनके मुद्दे पर भी केंद्र सरकार जीवट जुटा पाएगी? मैं हिंदी में बात करूंगा, हिम्मत जुटा पाएगी? 10 घंटे चर्चा, 10 नहीं 5 घंटे चर्चा करें महंगाई और बेरोजगारी पर, 5 घंटे चर्चा कर लें और पिछले 50 साल का रिकॉर्ड निकाल कर रख लें, क्या उन पर हो पाएगी? वंदे मातरम हमारे मुल्क में एक बड़ा मुद्दा है। मेरी दुआ है कि इससे लोगों को, जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें रोजगार भी मिले। कुछ इसमें इसकी बहस में ऐसा भी एड ऑन किया जाए। BS येदियुरप्पा कर्नाटक के साबिक या पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर्स में, सुपर सीनियर लीडर्स में, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम था एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने का, जो कि रेप विक्टिम थी। उसकी मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वो येदियुरप्पा के पास शिकायत दे के गई और उसके बाद जो है वो रेप विक्टिम बेटी को कमरे में ले गए, उसके साथ छेड़छाड़ की। अब इस मामले में कल अदालत ने तलब किया है येदियुरप्पा को। वो औरत पिछले साल मर गई शिकायत करने के बाद, अब उसका बेटा ये केस लड़ रहा है। येदियुरप्पा बहुत बड़े लिंगायत समाज से आते हैं, कर्नाटक के बहुत बड़े नेता हैं कर्नाटक के, और मुख्यमंत्री रहे, अलग पार्टी भी बनाई, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने अभी तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला येदियुरप्पा को, जो कि महिलाओं के सम्मान की बात करती है? ये सवाल बीजेपी से पूछा जा सकता है। नैतिकता के आधार पर ही निकाल देती, प्राथमिक सदस्यता खत्म कर देती, येदियुरप्पा खुद इस्तीफा दे देते। नहीं, ये सारे ठप्पे हट गए। कई 100 पन्ने की चार्जशीट जो, या फिर वो जो है जांच रिपोर्ट दाखिल की गई है इस मामले में। 17 साल की रेप विक्टिम थी वो लड़की, जिससे इनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने किया। 14 मार्च 2024 को विक्टिम की मां के इल्जाम के बाद येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया। इसमें तो इतने दिन छोड़ ही नहीं सकते, तो क्या अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या ये सवाल, आम लोगों को भी यही बेनिफिट मिल सकता है, ये रिलीफ मिल सकता है? 26 मई 2024 को केस दर्ज कराने के लगभग 2 महीने बाद विक्टिम की मां का लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान इंतकाल हो गया था। CID को जांच सौंप दी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने। जांच एजेंसी येदियुरप्पा समेत 4 आरोपियों के खिलाफ 750 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। और अब तक अगर येदियुरप्पा बाहर हैं और बीजेपी में भी हैं, तो आप सोचते रहिए। मैं भारत की खबरों को नहीं सोचना चाहता था, पढ़ना चाहता, लेकिन फिर भी हेडलाइंस। बाहुबली की पत्नी विभा देवी नहीं पढ़ पाई शपथ। पास बैठी JDU विधायक से बोली, छुटकी पढ़ना, बताना। पीछे मुड़कर देखते रहे सभी MLA। हमारे बिहार की विधानसभा है, हमारे सदनों में सभी को हक है जाने का, पढ़े लिखे हो ना हो। लेकिन इस खबर में 2 चीजें सोचिएगा कि हमारे नीति निर्माता वो होते हैं कि जिनके हाथ में फिर स्टेट की पुलिस भी आ जाती है, और फिर यही लोग पढ़े लिखे नौकरी मांग रहे लोगों पर डंडा भी चलवा देते हैं।
जबकि खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, शपथ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। शपथ को भी वो बोल रही हैं सतत लेती हूं। मेरा उनके प्रति सम्मान है, लेकिन खबर को खबर की तरह पढ़ रहे हैं। और बाहुबली राजबल्लभ की पत्नी और नवादा से जदयू विधायक हैं विभा देवी, जनता दल यूनाइटेड की विधायक है। आपने इसमें कुछ और सुना? बाहुबली राजबल्लभ, बाहुबली। जदयू फासला नहीं बना पाई। खैर, एक हेडलाइन और है। पैन और आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन इस महीने खत्म हो रही है। अगर आप सबने नहीं कराया तो भैया कर लो, वरना बड़े मसलों में फंस जाओगे। लोन सस्ते हो सकते हैं। कमर्शियल सिलेंडर जो है, जो कारखानों में, मिठाई की दुकान या जहां जहां भी कमर्शियल काम होता है, रेजिडेंशियल नहीं, वहां यूज होते हैं, उस कमर्शियल सिलेंडर पर 10 रुपए घट गए हैं। 6 बदलाव भी हुए हैं। अब इस 10 रुपए का लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कौन सी योजना में लगाएं जिससे रिटर्न आए बहुत भारी। तो ये 10 रुपए बहुत बहुत राहत वाली बात भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।